हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और दोस्तों जो अमूमन लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं और चीज़ें उनको याद भी नहीं होती। दोस्तों हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो इसमें इन सब चीज़ों का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान था, इसीलिए ये सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर करते हैं। तो दोस्तों हम लोग भाग 15 पढ़ रहे थे, निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग में हम लोगों की 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ये तीसरी क्लास है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय दल की मान्यता का प्रावधान और राज्य स्तरीय दल की मान्यता का प्रावधान क्या क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, और लगभग लगभग 90% लोग इसको गलत करते हैं क्योंकि वो इस चीज को रटते हैं। आज हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और 2 सेकंड में आपको याद हो जाएगा इसके प्रावधान क्या क्या है। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट की क्लास से लेकर के अभी तक थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर इसी तरीके से पढ़े हैं। और एक बार पढ़ने में कैसे 4 से 5 से 6 बार रिवाइज होता है आप लोग पहले की क्लासेस में जाके देख सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों राष्ट्रीय दल की मान्यता का प्रावधान हम लोग देखते हैं। कुछ ऐसी पार्टियां होती हैं जैसे भारत है, भारत बहुदलीय व्यवस्था वाला देश है, बहुत सारे दल होते हैं। तो जो बहुत सारे दल होते हैं उनमें कुछ दल ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय स्तर के दल होते हैं और कुछ ऐसे दल होते हैं जो राज्य स्तरीय दल होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से दल हैं जो राज्य स्तर के हैं और कौन कौन से दल हैं राष्ट्रीय स्तर के हैं, इनके बारे में जो निर्धारण करता है वो निर्वाचन आयोग करता है। और उसके क्या क्या मानदंड हैं वो भी निर्वाचन आयोग करता है। तो हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन से मानदंड इसके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय दल की मान्यता के बारे में जो प्रावधान। ठीक, तो इसमें दोस्तों एक चीज हम सब लोगों को याद हो जाती है, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल हो अगर कोई पार्टी तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दल माना जाता है। ठीक है, अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की पार्टी हो, जैसे अभी आप मतलब आम आदमी पार्टी अभी 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर ली थी कुछ समय पहले, तो उसको राष्ट्रीय दल का मान्यता दे दी। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ये तो सबको याद होता है, लेकिन इन दोनों टॉप पॉइंट में कंफ्यूजन होता है। तो इसमें बस आपको 2 अक्षर याद रखना है, 2 नंबर याद रखना है, 4 और 6, बस कुछ नहीं, यहीं से याद हो गया। ठीक है, अब लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होता है, चुनाव तो होगा ही होगा। उस चुनाव में 4 या अधिक राज्य में, ये 4 लिखा है, 4 या अधिक राज्य में वैध मत नहीं याद करना, वैध मत माना ही जाता है, ये कॉमन है, अंडरस्टैंडिंग वाला शब्द है। ठीक है, तो 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करना या 4 सीटें जीतना। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो 4 राज्य है, 4 या अधिक राज्य है, उसमें 6% मत प्राप्त करना है। ठीक है, हो गया 4 राज्य, 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करना है। ठीक है, या 6% मत प्राप्त करना है, प्लस उसी में क्या है, विधानसभा में 4 सीटें जीती हो। ठीक है, ये ध्यान दे देना है। ठीक है, मतलब 4-6 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त करेगा या 4 से अधिक सीट जीत जाएगा, बात खत्म। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या प्रावधान है, अब 4 लिखा है, ये 4 का आधा क्या होगा, 2 यहां लिख दिया, 6 का आधा क्या हो गया, 3 यहां लिख दिया। यहां पर 4 राज्य या 4 से अधिक राज्य था तो यहां पर 3 राज्य हो जाएगा, मतलब राज्य इधर आ गए और मत इधर आ गए। तो न्यूनतम 3 राज्यों में लोकसभा में 2% सीटें प्राप्त हों। ठीक है, 2% सीट मतलब 11 सीटें जीती हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं 543 सीटें कुल हैं, तो 543 का 10% 54 हो जाएगा, और 10% का 1% कितना आ जाएगा, 5.4, और 2% कितना हो जाएगा, लगभग 11% आ जाएगा। ठीक है, 10.8 लगभग 11%, मतलब 11 सीट आ जाएगी। ठीक, तो 11 सीटें उसको जीतना आवश्यक है। तो इसमें क्या कहा गया है, 4 या 4 से अधिक राज्य में, अब रिवाइज कर लेते हैं, 4 या 4 से अधिक राज्य में 6% मत प्राप्त किया हो या 4 से अधिक सीटें विधानसभा में जीता हो। क्लियर, अब 6 का आधा आ जाएगा 3, 4 का आधा आ जाएगा 2, और 3 इधर है 2 इधर है, तो 3 इधर क्या है, राज्य,
तो न्यूनतम 3 राज्यों में 2% सीट प्राप्त करें। 2% सीट कितना हो जाएगा? 11 सीट हो जाएगी। कितना? कुछ नहीं, बस आपको 4 और 6 याद करना है, इसका 3 और 2 आधा आधा कर देना है, ठीक है। और बाकी ये तो याद ही रहता है, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। ये हो गया राष्ट्रीय दल की मान्यता का प्रावधान। अब हम लोग देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राष्ट्रीय स्तर के दल हैं? हर समय ये बदलते रहते हैं। तो वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल हैं। 6 राष्ट्रीय दल में कुछ के नाम आपको ऐसे ही याद होंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, दूसरा कांग्रेस हो गई, एक भाजपा एक कांग्रेस हो गई, तीसरी अभी उदाहरण दे देते आम आदमी पार्टी है कि नहीं, ये हो गई। चौथी बसपा है, बसपा मतलब मायावती वाली, बहुजन समाजवादी पार्टी, ये हो गई। 4 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा, है कि नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। ये 4 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। अब 2 में आपको ध्यान देना है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और इसमें मार्क्सवादी लिखा है। एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग है, ध्यान दीजिएगा, जिसमें मार्क्सवादी लगा है वो राष्ट्रीय दल है, और दूसरा नेशनल पीपुल्स पार्टी। ये 6 आपको नाम याद रखने, ऑप्शन में भी दे सकता है कौन सा नहीं है या कौन सा है इनमें से, ठीक है। तो भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आप और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपुल्स पार्टी हो गया, ठीक है। ये 6 नाम आपको याद रखने हैं, आपका काम यहां से चल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो राजनीतिक दलों का पंजीकरण है, अभी बोले थे राजनीतिक दलों का पंजीकरण, इसके बारे में कानून बनाया गया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा एक है 29A के प्रावधान के द्वारा शासित होता है। मतलब राजनीतिक दलों का पंजीकरण आरपीए एक्ट 1951 की धारा 29A के तहत उनको पंजीकृत किया जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। मतलब राष्ट्रीय स्तर की दल का क्या क्या प्रावधान है हम लोग देख लेते हैं। मान्यता क्या क्या, एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। 4 या अधिक राज्यों में 6% मत प्राप्त किया हो, और प्लस 4 से अधिक सीटें विधानसभा में जीती हो। दूसरा, इसका आधा 3, इसका आधा 2, मतलब 3 राज्यों में 2% सीटें प्राप्त की हो। कितना आसान, याद हो गया है कि नहीं, बस इसी में पूरा खत्म हो गया, ठीक है। और 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की पार्टी हो, या अथवा सब में लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान है। अब हम लोग देख लेते हैं राज्य स्तरीय दलों की मान्यता, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राज्य स्तरीय दल की मान्यता क्या 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 प्रावधान है, इसमें भी देखिए बहुत जो नंबर लिखे हैं ना, देखिए कितना कितना 6 6 3 6 6 का आधा 3 और 8, मतलब नंबर ऐसे हैं, आपको एक बार देखना है, थोड़ा सा आंख बंद करना है, नंबर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। अब राज्य स्तरीय दल की मान्यता के बारे में जो प्रावधान है, वो उसको कुछ सीटें प्राप्त होनी चाहिए, कुछ मत प्राप्त होने चाहिए। तो सीटें और मत कहां प्राप्त होगी, या तो विधानसभा में प्राप्त होगी या तो लोकसभा में प्राप्त होगी, ठीक है। ये देख लेते हैं। अब देखिए, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे राष्ट्रीय दल की मान्यता वाले में प्रावधान था न्यूनतम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की पार्टी हो, तो इसमें एक चीज याद रखना, लोकसभा में 8% मत प्राप्त किया हो, या लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में 1 सीट जीता हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, 25 सीटों में अगर 1 सीट जीतता है तो 25 से 550 को डिवाइड करेंगे, 543 को लगभग डिवाइड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, तो लगभग 22 आ जाएगा लगभग, ठीक है। तो 22 को इससे डिवाइड करेंगे तो लगभग 22 सीटें, 25 सीटों में 1 सीट, तो मतलब लगभग पूरे उसमें 22, उसको लोकसभा में 22 सीटें उसको जीतनी अनिवार्य है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब ये 2 तो है ही है, ठीक है। इसके साथ हम लोग देखते हैं विधानसभा में 6% मत प्राप्त किया हो, ये सब मत है वैध मतों का ही, 6% मत प्राप्त किया हो और 2 सीटें जीती हो विधानसभा में। अगर यही लोकसभा में आ जाएगा तो लोकसभा में भी 6% मत है, तो लोकसभा में अगर 6% मत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है, सीट जो है, सीटों के बारे में जो प्रावधान है वो कम कर दिया जाएगा, तो 1 सीट हो जाएगा। मतलब विधानसभा में अगर कोई पार्टी जीतती है राज्य स्तरीय दल के लिए, तो 6% मत विधानसभा में और 2 सीटें विधानसभा में जीतनी चाहिए। और अगर यही लोकसभा में अगर चुनाव होता है, उसको मत प्राप्त होना चाहिए, तो 6% मत प्राप्त हो और 1 सीट लोकसभा में प्राप्त होता है, तो उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता का प्रावधान दे दिया जाता है। तीसरा है, या तो विधानसभा में यहाँ 6% मत था, 2 सीटें थी, अगर विधानसभा में वो चलिए 6% मत नहीं प्राप्त करता है, 2 सीटें नहीं प्राप्त करता है, तो क्या हो सकता है,
अगर वो 3% मत प्राप्त कर लिया, 6% मत की जगह 3% मत प्राप्त किया है, लेकिन फिर 2 सीटें नहीं, फिर 2 से ज्यादा सीटें जीतनी चाहिए, तो 3 सीटें जीत जाएगी। तो अगर 3 सीटें जीत जाता है और 3% मत प्राप्त करता है, तो उसको राज्य स्तरीय दल की मान्यता दे दी जाएगी। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा किसी भी विधानसभा के चुनाव। अब इसमें एक बार फिर रिवाइज करते हैं। विधानसभा के चुनाव में न्यूनतम उसको लोकसभा में या 8% मत प्राप्त हो, वो हो गया, या न्यूनतम लोकसभा में प्रत्येक 25 सीटों में से एक सीट जीता हो, मतलब कुल 22 सीटें लगभग जीता हो। ठीक, 25 सीटों में से एक सीट, यही स्टेटमेंट में मिलेगा ये वाली लाइन। ठीक, 25 सीटों में एक सीट जीता माना जाएगा, दे देगा 30 सीटों में एक सीट, 20 सीटों में एक सीट जीता हो, 10 सीटों में एक सीट नहीं, 25 सीटों में, 1/4 है 100 का, 25 सीटों में एक सीट उसको जीतना आवश्यक है। ठीक, ये हो गया 8% और 25 सीटों में एक सीट, ये दोनों तो आपका क्लियर हो गया। अब 6% 2 है, 6% 1 है, 3% 3 है। 6% मत अगर विधानसभा में पाता है तो उसी के साथ साथ 2 सीटें विधानसभा में पाना चाहिए, या लोकसभा में अगर 6% मत प्राप्त करता है तो उसको लोकसभा में एक सीट उसी के साथ जीतना चाहिए। अगर इन दोनों को हटा दें, अगर उसने विधानसभा में 3% मत प्राप्त किया हो तो उसको 3 सीटें भी जीतना अनिवार्य है, तो उसको मिल जाएगा राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त। ठीक है, अब अगर यही सब चीजें उसको 4 राज्यों में मिल जाता है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है कि नहीं? ये चीज देखिए, अगर थोड़ा सा क्लिष्ट लग रहा होगा तो 1-2 बार देखिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पढ़ने के बाद, इसको नोट करने के बाद एक बार आंख बंद करके विजुलाइज कीजिएगा, ये सब चीजों को अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं निर्वाचन आयोग। हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय जो होती है एक स्वतंत्र निकाय होती है। ठीक है, मतलब स्वतंत्र होती हैं, वो किसी के दबाव में नहीं काम करती हैं। तो देख लेते हैं निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान। लेकिन हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग पर टीका टिप्पणी भी की गई है। निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता पर, निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न भी उठे हैं, है कि नहीं? उसके बारे में भी हम लोग देखे होंगे अभी चुनाव में। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान देनी है। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था होने के साथ ही ये एक स्वतंत्र निकाय हो जाती है, इस पर कोई दबाव नहीं है क्योंकि संवैधानिक संस्था है। ठीक, ये हो गया। संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324 से 329 के बारे में प्रावधान किया गया है। अब संवैधानिक संस्था है लेकिन फिर भी कभी कभी सरकार के दबाव में आ जाती। क्यों? क्योंकि इनके जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? सरकार करती है। सेवा शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति किसके परामर्श पर करेगा? सरकार के परामर्श पर करेगा, है कि नहीं? तो वही सब चीज, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति, लेकिन केंद्र सरकार के परामर्श पर करता है। तो केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष दबाव पड़ता ही है। जिसको केंद्र सरकार चाहती है उसको अध्यक्ष और सदस्य बना देती है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी इसकी स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह उत्पन्न होते। ठीक है, ये चीज ध्यान है। लेकिन निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, ये ध्यान देना है। ठीक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये एक मान सकते हैं कि इसके संवैधानिक प्रावधान है और इसलिए ये एक स्वतंत्र बॉडी है, निकाय है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रपति केंद्र सरकार के दबाव में ही वो काम करता है कि नहीं? ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक, ये हो गया। तीसरा है, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, असमर्थता एवं कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत प्लस संसद के सदस्यों का आधा प्रतिशत मत प्राप्त होना चाहिए, है कि नहीं? ये होता है विशेष बहुमत। जब तक ये प्रत्येक सदन से पास होकर के उसी सत्र में राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, तब तक ना तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ना तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, ना तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। ठीक, ये चीज, ठीक है, ये हो गया। तो इस बारे में भी कहा जाता है कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। ठीक, अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। ठीक है, अभी देख चुके हैं हटाने का दर्जा वगैरह सब, वेतन भत्ते सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, न्यायाधीशों के बराबर, मुख्य न्यायाधीश नहीं। ठीक, नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ये भी चीज पढ़ें, ये भी उनकी स्वतंत्रता का द्योतक है। ठीक, अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित हैं, इसीलिए कहा जाता है कि यह एक संवैधानिक संस्था होने के साथ साथ एक स्वतंत्र निकाय है दोस्तों। ठीक है,
ये चीज, ठीक। तो निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान ये हैं, कोई पूछे तो बता सकते हैं, ठीक है, भले, ठीक, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज हम लोग निर्वाचन आयोग की स्वतंत्र संवैधानिक प्रावधान पढ़ लिए, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के बारे में प्रावधान पढ़ लिए हैं, राज्य स्तरीय दलों की मान्यता के बारे में प्रावधान पढ़ लिए, राष्ट्रीय स्तर कितने हैं, राष्ट्रीय स्तर के कितने दल हैं ये पढ़ चुके हैं, और राष्ट्रीय दल की मान्यता के प्रावधान भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें किसी प्रकार की कोई फालतू की बात नहीं होती, क्योंकि समय आप लोगों का बहुत कीमती है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद,